समीकरण और सर्वसमीका को हम तराजू से समझेंगे। ये वही तराजू है जो हाथ में पकड़ के सामान को तौला जाता है। आइए तराजू को समझते हैं कि तराजू में होता क्या क्या चीज़ है। तराजू में एक बायां पलड़ा होता है, बायां पलड़ा, और दूसरी ओर ये दायां पलड़ा होता है। और बीच में ये देखिए, इसको अगर इस काले वाले को देखें तो अगर इसको यूं कर दें तो ये बराबर का निशान बनेगा। अब तराजू के कार्य को समझते हैं कि तराजू कार्य कैसे करता है। मान लीजिए कि दाएं पलड़े पे, दायां पलड़ा का मतलब कि बोर्ड की तरफ अगर हम मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारा दाहिना हाथ जिधर है वो दायां हिस्सा और बाईं तरफ वाला बायां हिस्सा या बायां पलड़ा कहलाता है। मान लीजिए कि इधर 12 किलो आम रखा हुआ है, 12 किलो का ये आम रखे हुए हैं इस पलड़े में, और दूसरी तरफ जो दुकानदार है वो इस आम को तौलना चाहता है, लेकिन उसके पास 5 किलोग्राम का बटखरा है, 5 किलो का बाट है और तौलना है उसको 12 किलो। तो वो क्या करता है कि अब उसके पास दूसरा कोई बटखरा नहीं है, तो हम लोग देखते हैं सामान्यतया कि कुछ दुकानदार पत्थर का टुकड़ा बड़ा बड़ा रख के और उससे सामान तौल देते हैं। तो क्या करता है ये दुकानदार कि पत्थर का एक टुकड़ा इस पलड़े पे रख देता है, यानी कि पत्थर का एक टुकड़ा और 5 किलो का बाट इस साइड में है और 12 किलो आम इस साइड में है। कहने का और बराबर हो जाता है, ऐसे तराजू को तौलता है। तराजू की जो डंडी है ये लाल वाली सीधी हो जाती है, यानी इधर का वजन भी 12 किलो है और इधर का वजन भी 12 किलो है। तो आइए इसको समझते हैं। पत्थर का टुकड़ा कितने किलो का है हमें मालूम नहीं है, यानी पत्थर का जो टुकड़ा है वो कुछ किलो का होगा, प्लस ये 5 किलो, 5 और ये दोनों मिल के देखिए ये डंडी बराबर वाली ये 12 किलो है। बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। इस कुछ को देखिए मैं मिटा रहा हूं, ये क किलो प्लस 5 किलो बराबर 12, इसे ही समीकरण कहते हैं। क हमारे हिंदी भाषा का अक्षर है, वर्ण है। क की जगह पे हम x भी लिख सकते हैं। ये x कहाँ से आया हमें नहीं मालूम था कि पत्थर का टुकड़ा कितने किलो का है, यानी अननोन था, मालूम नहीं था। तो जहाँ मालूम नहीं होता है वहीं से बीजगणित शुरू होता है, और अननोन को, न जानकारी वाली चीज़ को x से या किसी अन्य अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसे, ये वास्तव में एक संख्या है और अक्षर भी है, इसीलिए इसको कहते हैं अक्षर संख्या। अब देखिए ये हमारा समीकरण बन गया। समीकरण में वही चीजें हैं जो तराजू में हैं। बायां पलड़ा तो ये बायां पक्ष, बायां पक्ष यहां से x + 5 जो है ये बायां पक्ष कहलाएगा। दाहिना पलड़ा है तराजू में तो ये 12 जो है दायां पक्ष या दाहिना पक्ष कहलाएगा। तराजू में ये बराबर वाली डंडी जो थी यहां से हम लोग समझे थे, तो देखिए बराबर का चिन्ह भी है। फिर हम इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि समझ में आवे, साफ साफ लिख देते हैं। तो देखिए ये जो समीकरण बना था x + 5 बराबर 12, इसकी क्या खासियत है। इसकी खासियत ये है कि बराबर का चिन्ह है, बायां पक्ष x + 5 है और दायां पक्ष 12 लिखा हुआ है। क्या ये जो बात है, जो इसको कथन बोलेंगे, ये बीजीय कथन कहलाता है। बीजीय कथन इसलिए कि इसमें अक्षर का भी प्रयोग हुआ है और कुछ बात कहा गया है कि x में 5 जोड़ने पे 12 होता है। लेकिन क्या ये हमेशा सही है?
या कभी सही है और कभी गलत है। ये x + 5 = 12 यहाँ से आया हुआ था। पत्थर का टुकड़ा प्लस 5 किलो का बटखरा बराबर 12। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये सामान्य सा गणित है कि पत्थर का टुकड़ा जब 7 किलो का होगा तभी 7 और 5 12 किलो का बटखरा इधर होगा और 12 किलो का आम इधर होगा और ये डंडी सीधी होगी। यानी x की जगह पे जब 7 रहेगा तभी ये कथन सत्य है। x की जगह पे अगर दूसरा कोई भी नंबर लेंगे तो ये सही नहीं होगा। यानी ये एक ऐसा बीजीय कथन है जिसमें बराबर का चिन्ह भी है और x के एक खास मान के लिए ही सही होता है। ऐसे ही बीजीय कथन को बोलते हैं समीकरण। फिर खासियत देख लीजिए एक बार परिभाषा। समानता सूचक, ये समानता का निशान है बराबर का, ये जरूर रहना चाहिए। समीकरण की पहचान यही है, पहली पहचान है कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए। समानता सूचक बीजीय कथन जो अज्ञात राशि के किसी विशिष्ट मान, खास मान के लिए ही सही होता है, उसे ही समीकरण कहते हैं। ये खास मान एक भी हो माने कोई एक नंबर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। तो देखिए ये x + 5 = 12, x = 7 के लिए ही सही है, उसके अलावा किसी भी अन्य नंबर के लिए ये असत्य है। अब हमने एक दूसरा बीजीय कथन लिख रखा है जिसमें समानता का चिन्ह भी है, अर्थात समानता सूचक बीजीय कथन हमने लिख रखा है। अब देखते हैं कि ये x के किस मान के लिए सही है। तो देखते हैं x बराबर अगर 0 ले लें तो बाईं तरफ को देखें तो करेंगे तो बाईं तरफ वाला ये 0 हो जाएगा और इधर रखें तो 0 और प्लस ये 0 हो जाएगा। x बराबर 1 रखें यानी x बराबर 0 के लिए दोनों पलड़े दोनों पक्ष बराबर हैं। x बराबर 1 रख के देखें तो 1 और ये मिलके 2 हो जाएंगे और इधर देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ये 2। x बराबर 1 के लिए भी सही हो गया। x बराबर 2 रख के देखें तो 2 और 3 ये 6 और 2 दूनी 4 2 6। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये वाला जो बीजीय समता सूचक कथन है ये x के सभी मान के लिए सही है। तो दोनों में अंतर है, ये वाला किसी खास मान के लिए सही है x बराबर 7 के लिए और ये देख रहे हैं कि सभी के लिए सही है। तो ऐसे ही समता सूचक बीजीय कथन को जो अज्ञात राशि के सभी मान के लिए सही होते हैं, ऐसे इसी को कहते हैं सर्वसमीका। अर्थात समीकरण कुछ खास मान के लिए सही होगा और सर्वसमीका कुछ सभी मान के लिए, सर्वसमीका सभी मानों के लिए सही होते हैं। यही दोनों में अंतर है। आइए अब हम कुछ खास तरह की सर्वसमीकाओं को पहले देख लेते हैं। गणित की एक बहुत ही फेमस और पहली सर्वसमीका माने जाने वाली आपके सामने लिखी हुई है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये एक सर्वसमीका है। ऐसा इसलिए कि a की जगह पे हम कुछ भी मान रख लें, कोई भी नंबर ले लें, और b की जगह पे कुछ भी नंबर ले लें तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं अपने मन से। मैं ले रहा हूँ a बराबर 2 और b बराबर 1। तो ये पक्ष जो है बायां पक्ष, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। और इधर का अगर देखें तो 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 गुणे 1, a की जगह पे 2, b की जगह पे 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 2 दूनी 4 1 5 4 9। देख रहे हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही बराबर हुए। ये बात केवल 2 और 1 के लिए नहीं, किसी भी नंबर को लेंगे तो सही साबित होगी। यह एक सर्वसमीका है, इसको आप लोग दिमाग में बैठाए रहेंगे। इसी तरह बहुत सारी सर्वसमीकाएं हैं, मैं लिख दे रहा हूं।
ए माइनस बी का दूसरा वाला जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक सर्व समीका है। तीसरी वाली देखिए मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका दूसरा साइड होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगली सर्व समीका भी लिख देता हूँ, देखिए मुझे याद है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। अगली इसी तरह से है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab a माइनस बी। बहुत सारी सर्व समीकाएँ हैं। ये वाली सर्व समीका को पर हम लोग इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर ढंग का प्रश्न हल करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर आता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जो शुरू के जो 3 ये काले में जो लिखे गए हैं, काले कलर में, इनकी व्याख्या और सत्यापन के लिए मैंने 3 अलग वीडियो बना रखे हैं, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं कि ये सर्व समीकाएँ कैसे आती हैं और कैसे इनका सत्यापन होता है। अब आइए हम लोग समीकरण पर वापस चलते हैं। ये हम लोग समीकरण हल करना सीखते हैं। उसी समीकरण को लेते हैं x प्लस 5 बराबर 12। तराजू से समझेंगे कि कैसे हल किया जाता है। मान लीजिए तराजू के इस पलड़े में x किलो का बाट रखा हुआ है, अर्थात ऐसा बाट रखा हुआ जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है, और दूसरी तरफ 10 किलो सामान रखा है। तराजू का पलड़ा सीधा खड़ा है, यानी कि x बराबर 10, तभी तो बराबर होगा, ये 10 किलो का होना चाहिए। अब देखिए, अब मान लीजिए कि x इस साइड से 3 किलो हम घटा दें, तो अब क्या हो जाएगा, ये पलड़ा हल्का हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा क्योंकि ये भारी हो गया। अब पलड़े को बराबर करने के लिए अगर इधर से 3 घटाए हैं तो इधर भी 3 घटाना पड़ेगा, तो फिर ये पलड़ा क्या हो जाएगा, बराबर, ये दोनों का वजन बराबर हो जाएगा और ये डंडी सीधी हो जाएगी। इसी तरह फिर देखिए आगे का काम, यदि x में 7 जोड़ दें तो पलड़े को बराबर करने के लिए 10 में भी 7 जोड़ना पड़ेगा। फिर देखिए अगला क्या है कि यदि इस x को 3 गुना कर दें तो अब ये तो भैया 1/3 रह गया, तो पलड़ा बराबर करने के लिए बराबर का निशान का प्रयोग तभी करेंगे जब बराबर हो, लेकिन ये तो 3 गुना हो गया, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। और ठीक इसी तरह इसमें x में अगर किसी नंबर से भाग दे दें तो 10 इस साइड वाले में भी उसी नंबर से भाग देना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगा, पलड़ा सीधा बराबरी पे रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर नंबर जोड़ दें, घटा दें या बराबर नंबर से गुणा कर दें या भाग कर दें तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम का इस्तेमाल किया जाएगा। समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है कि जो अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। कैसे हल करते हैं इस पर हम लोग सीखेंगे और क्रमशः बड़े बड़े प्रश्न हल करेंगे। किया ये जाता है कि जो अज्ञात राशि है उसको कोशिश करते हैं कि बाएं साइड में लाएं। तो इस प्रश्न में पहले ही से बाएं साइड में है, ये 5 एक्स्ट्रा है प्लस के साथ, इस प्लस को हटाना है। इस पलड़े में दूसरे साइड में हमारे बाएं पक्ष में x + 5 है और दूसरे तरफ 12 है।
तो इस 5 को हटाने के लिए इसमें से 5 घटाएं बाएं साइड से, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि दाहिने साइड से भी अगर 5 हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये ख़त्म हो गया, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, x बच गया। और इधर अंक गणित में हम पहुंच चुके हैं, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा। ये उत्तर आ गया x बराबर 7। ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। लेकिन अब ये लंबा प्रोसेस है, इसमें हम किए क्या है वास्तव में, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो 5 यहाँ पे था ये दूसरे साइड में चला गया है और यहाँ से ख़त्म हो गया है। इसी को कहते हैं पक्षांतर करना। पक्षांतर, यहाँ प्लस में 5 था जो उधर गया है, तो देखिए -5 हो गया है। पक्षांतर हम ऐसे ही करते हैं। क्या नियम है पक्षांतर का, अच्छे से समझ लेते हैं कि जब प्लस का निशान हो तो दूसरे साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए। यदि माइनस के साथ होता तो दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए। गुणा का निशान हो तो वो भाग हो जाएगा और भाग का निशान हो तो वो गुणा हो जाता है। इस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अभी हम और प्रश्न लेते हैं और अभ्यास करते हैं। जैसे एक प्रश्न हमने, देखिए थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। 3m + 2 = 14। इसको हल करना है। तरीका क्या है कि जो अज्ञात राशि है वो बाईं तरफ रहे, बाकी दूसरे साइड में चला जाए। 2 या तो दोनों तरफ से घटा लीजिए तब भी गायब हो जाएगा, और नहीं तो पक्षांतर वाली विधि लगाएंगे तो 2 जो है दूसरे साइड में जाएगा। तो 3m यहाँ पे या लिखते हैं, 3m बराबर, ये दूसरे साइड में जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो दूसरे साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये अंक गणित है। 14 में से 2 घटाएंगे जैसे सिंपल घटाते हैं, और इधर 3m है। ये 3 का गुणा है, हमें केवल m का मान ज्ञात करना है, तो m यहाँ रहेगा। ये गुणा है तो दूसरे साइड में जाके भाग हो जाएगा और ये उत्तर 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए m बराबर 4 आया है, तो यहाँ पे रख के अगर देखें तो 4 × 3 = 12, 2 = 14, इधर भी 14 आ गया और इधर 14 है ही। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल करते हैं। अब आइए अगला हम देखते हैं समीकरण कैसे बनाते हैं। समीकरण बनाना सीखेंगे और तब उसको हल करना सीखेंगे। निहारिका को उसकी माताजी ने कुछ रुपए दिए, कुछ मालूम नहीं है कितने रुपए दिए। तो जब कुछ मालूम नहीं रहता है तो उसी को हम क्या मान लेते हैं, यक्स। माना माताजी ने दिए बराबर x रुपए। बाद में पिताजी ने उसे 50 रुपए दिए, तो अब निहारिका के पास कुल 85 रुपए हो गए। माताजी ने x रुपए दिए थे, पिताजी ने 50 रुपए दिए और टोटल हो गए 85 रुपए। तो जैसा कहते जाए वैसे ही लिखते जाएंगे, समीकरण तैयार हो जाएगा। माताजी ने x रुपए दिए थे भैया, पिताजी ने 50 रुपए दिए और दोनों मिलके हो गए 85 रुपए। समीकरण बन गया। देखिए कितना आसान है। अब पूछा जा रहा है कि माताजी ने कितने रुपए दिए, तो माताजी ने x रुपए दिए थे, x का मान निकालना है, अर्थात समीकरण को हल करना है। क्या करेंगे, 50 को पक्षांतर कर देंगे, या x बराबर, ये 85 अपनी जगह रहेगा और 50 दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर घटाएंगे 85 में से 50 तो 35 रुपए उत्तर आ गया। अच्छा, एक और ख़ास तरह का प्रश्न हम कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से दे देता है और हम लोग, हमारे बच्चे जो है छोटे छोटे जो घबरा जाते हैं, जो नए होते हैं, ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे। यक्स तो इस साइड में आ गया तो घबराएंगे नहीं। अगर तराजू का पलड़ा ऐसे है, तराजू ऐसे पकड़े हैं और घुमा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के लिए x + 10 इधर ले आएंगे और 50 इस साइड में लेते आएंगे। अब 10 को पक्षांतर कर देना है,
तो घबराने वाली बात नहीं है कि अगर x इस साइड में है तो घबरा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। इस तरह से हल करते हैं। आइए अब हम लोग सर्वसमीका पर आधारित एक प्रश्न को हल करेंगे और उसमें देखते हैं कि किस सर्वसमीका का इस्तेमाल होता है। प्रश्न इस तरह से है, यदि x प्लस 1/x बराबर 10/3 तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करिए। अब देखिए इसमें किस सर्वसमीका का इस्तेमाल होगा। हमने शुरू में ही बताया था, 5 सर्वसमीकाएँ बताई थी, उसमें क्यूब और प्लस का निशान किस में था इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग ये पढ़े थे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b। देखिए ये वाले को देखिए और ये वाले को देखिए, कुछ मिलता जुलता लग रहा है। a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b, यही हिंट है कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा। यदि बीच में माइनस होता तो ये माइनस वाला जो लास्ट वाला सर्वसमीका हम लोग लिखे थे उसका इस्तेमाल होता। यहाँ एक, यहाँ से देखते हैं a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है। हल करेंगे, आइए हल करते हैं। थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, कोई बात नहीं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ये सवाल जानबूझ के दिया गया रहता है इस तरह। यहाँ पे देखिए वो अपने आप ऐसा आएगा कि कट जाएगा और बाकी मान रख देना है। देखिए x प्लस 1/x 10/3 है, तो ये 10/3 का क्यूब, और यही चीज़ पूछी जा रही है ये वाली, x³ प्लस 1/x³, 3 ही रहेगा, और x प्लस 1/x फिर से देखिए 2 बार इसका मान इस्तेमाल होता है। एक बार यहाँ हुआ है, एक बार यहाँ। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 1000/27 ये वाला बराबर x³ प्लस 1/x³, इसी का मान पूछा जा रहा है, और प्लस ये कट जाएगा तो केवल 10 बच जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर 1000/27 और -10, ये पक्षांतर होके दूसरे साइड में जाएगा, अभी हम लोगों ने सीखा है। और सामान्य ये गुणा भाग है, एलसीएम लेंगे 27 तो घटाने पे आएगा 730, 9 में से हाँ /27, ये उत्तर आ गया। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में समीकरण और सर्वसमीका का कॉन्सेप्ट और दोनों में क्या अंतर है ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।